चलिए तो बैक क्लास तो हम लोग एडजॉर्प्शन पे बात कर लिए थे। दो तरह का मैंने आपको एडजॉर्प्शन बताया था, एक था फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा था केमिकल एडजॉर्प्शन। अब वो जो हम लोग आगे की ओर जो बात करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जरा ध्यान से अच्छा से समझिए किसकी बात करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं। तो क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर पे वो देखना है हमें। तो सबसे पहला कि सो जैसे ही एक्चुअली होता क्या है कि एडजॉर्प्शन में दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है। एक फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है जिसमें आप पढ़े हो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो पार्टिकल जो है सरफेस पे एक्युमुलेट तो करता ही, एडजॉर्प्शन चाहे कैसा भी हो। इसमें पार्टिकल और सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो वंडरवाल फोर्स लगता है। जबकि हमने पढ़ा कि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि सो पार्टिकल और सरफेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड बनता है। अब कोई भी बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ हीट देना होगा, जो हीट उसके एक्टिवेशन को रिक्वायर्ड होगा, जिससे क्या होगा कि बॉन्ड को बनना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो आप पहले तो इस बात को समझो जो बोलना चाह रहे हैं कि इनिशियली सम आपको हीट जो है रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इनिशिएट रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, जिसको आप एक्टिवेशन कहते हो। तो जैसे ही आप पहले क्या करोगे कि सो जैसे केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले एडजॉर्प्शन होने के लिए, केमिकल एडजॉर्प्शन होने के लिए आप पहले ये बात को बैठा लो कि पहले इनिशियली आपको सम हीट देना होगा। तो क्या मैंने कहा कि इनिशियली सम हीट इज रिक्वायर्ड, heat is required to initiate reaction, इनिशिएट रिएक्शन। ठीक है ना। मतलब आप इनिशिएट मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन को, जैसे देखो वंडरवाल फोर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सरफेस में जैसे ही रहेगा दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वंडरवाल फोर्स लगना स्टार्ट। लेकिन यहाँ बॉन्ड बनाना है, केमिकल बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड तभी बनेगा जब आप कुछ एनर्जी जो है दो, जिससे कि वो रिएक्शन पहले तो स्टार्ट हो। और स्टार्ट होने के लिए पहले आपको शुरू में केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में पहले आपको एनर्जी देना होगा, जिस एनर्जी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से। ठीक है ना। तो मेरे कहने का सेंस है कि यदि आप टेम्परेचर केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन में इनिशियली क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन की अगर आप बात करते हो तो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में जैसे ही आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हो तो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हो शुरू में इनिशियली, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी जो है बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगा मतलब एक्टिवेशन बढ़ेगा। तो वैसी स्थिति में आप बोलोगे कि रिएक्शन का जो एक्सटेंट है, रिएक्शन ऑफ एक्सटेंट भी बढ़ेगा। यानी कि एक्स बाई एम का वैल्यू क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वैसी स्थिति में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। और आफ्टर पार्टिकुलर टेम्परेचर, अगर एक समय तक क्या होता है कि शुरू में जैसे आप देखो यार, दो एडजॉर्प्शन है, एक फिजिकल है दूसरा केमिकल है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक तरह का बॉन्ड नहीं है, मात्र एक फोर्स है जो सरफेस और पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, सरफेस और एडजॉर्बेट के बीच में लग रहा है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हीट देना होगा जिससे रिएक्शन इनिशिएट हो। ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर शुरू में बढ़ाते हो, ये काम जो है इनिशियली होता है। पहले इनिशियली क्या करते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ाने से क्या होता है कि एनर्जी बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। लेकिन आफ्टर पार्टिकुलर टेम्परेचर, अगर आप उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बढ़ाने से क्या होगा, बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो वही मैंने कहा कि सो इनिशियली होता है एंड आफ्टर particular temperature, particular
टेम्परेचर, ठीक है ना, अगर आप हीट देते हो, इफ वी हीट सरफेस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो वहां से बॉन्ड क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट कर जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना यार, दो टर्म्स है। पहला कि अगर हमने पढ़ा था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अगर बात करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच की बात करते हैं, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई तरह का बॉन्ड नहीं है, एक तरह का वीक वंडरवाल फोर्स है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे तो वो बॉन्ड जो है, फोर्स जो है वो टूट जाएगा, मतलब कि सो वो हट जाएगा, एड्जॉर्प्शन से डिसऑर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ये कुछ इस तरह से कर्व था। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये किसके लिए था, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए था, जो आप बैक क्लास पढ़े हो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में पढ़ाया था। लेकिन अगर मैं यहीं पे केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करूं, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में अगर x/m और टेम्परेचर के बीच का कर्व का बात कर रहे हैं, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच के कर्व में आपको ये दिखाई देगा कि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि शुरू में यदि आप टेम्परेचर देते हो तो रिएक्शन उससे क्या होता है, इनिशिएट होता है, रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। इनिशियली सम टेम्परेचर जो आप देते हो वो बॉन्ड टूटने में नहीं लगता है, वो टेम्परेचर आपको रिएक्शन को स्टार्ट होने में लग जाता है। मतलब रिएक्शन स्टार्ट मतलब कि एड्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि शुरू में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन आफ्टर पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होना स्टार्ट कर जाता है, घटना स्टार्ट करता है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से होगा। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि सबसे पहले मैं आपको ध्यान से समझो, मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि शुरू में क्या है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर पार्टिकुलर टेम्परेचर अगर आप ज्यादा हीट करोगे तो पहले तो इनिशिएट करना था, इनिशिएट के वजह से रिएक्शन क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ गया। लेकिन जब कुछ समय के बाद अगर आप फिर भी फर्दर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा कि वो टेम्परेचर से सरफेस और बॉन्ड जो है, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट कर देगा, यानी डिसऑर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से फिर क्या होगा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकला, ये किसके लिए, ये कर्व है आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। तो दोनों में डिफरेंस आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है आप पहले हमें ये बताओ। पहला वाले में डिफरेंस ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ग्रेजुअली घट रहा है, और दूसरा वाले में ये है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा रहा है तो पहले एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि वो टेम्परेचर आपको रिएक्शन को स्टार्ट करने में लग जाता है। क्योंकि जब आप केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सबसे पहले कुछ हीट लेके रिएक्शन इनिशिएट होता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है। लेकिन आफ्टर सम टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जब आप उसके बाद फर्दर हीट करते हो तो जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड जो होता है वो टूटना स्टार्ट कर देता है, उस वजह से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, घटना। तो शुरू में बढ़ेगा बाद में घटेगा, ऐसा कर्व हमेशा होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। और सीधे टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा, घटने का काम हो रहा है, तो वो होगा आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो आइए जरा इसमें भी थोड़ा सा कुछ और भी हम लोग कर्व पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बाबू मान लो कि हम बात कर रहे हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की ही बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बात कर रहे हैं हम लोग दो तरह का कर्व में बात किए, एक है हम लोग का एब्जॉर्प्शन में दो तरह का एब्जॉर्प्शन है, पहला है फिजिकल एब्जॉर्प्शन है और दूसरा हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन है। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, सो देखिए जैसा कि आप देख रहे हो ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो कर्व जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो कर्व किसके लिए है, प्रेशर के लिए। सपोज कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच का कर्व देख रहे हैं, तो आपको पता है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर है तो हमारे पास दो तरह का होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आपने देखा था कि अगर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन था वो कैसा था, डायरेक्टली था। मतलब कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, मोल्स बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा,
और अगर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो आप देखे थे कि इसका कर्व इस तरह से था, ऐसा था। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 3 टेम्परेचर लिया है, T1, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देना, 3 टेम्परेचर मैंने लिया है। कौन कौन सा लिया है? एक T1, दूसरा T2, तीसरा T3। अब हम बोल रहे हैं कि बताओ इसमें क्या रिलेशन है। तो आप बताओ हमें, जरा ध्यान से देख के बताना कि अगर इस तरह से ग्राफ जा रहा है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच क्या कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। पहले आप एक बात बताओ, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए x/m बढ़ता है जब प्रेशर बढ़ता है, और जरा ध्यान से x/m बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब कि टेम्परेचर घट रहा है। ये रिलेशन तो हमारे पास है। आप बताओ सबसे ज्यादा जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे ज्यादा जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो कौन से टेम्परेचर वाले के लिए होगा? तो आप कॉमन सेंस लगा के बताना कि सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन से टेम्परेचर वाले के लिए होगा। अगर हम इसको हमने बोला है कि सपोज करो कि मैंने इसे बोला ए, ये कर्व को बोला बी, ये वाले कर्व को बोला सी, तो आप सिंपल बोलोगे कि सर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है सबसे ज्यादा होगा ए का, फिर होगा बी का, फिर होगा सी का। क्या ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हो? क्यों? क्योंकि जिसमें थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ ये है, और इसके लिए और ज्यादा है। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके लिए ज्यादा होगा? तो जो प्रेशर के नजदीक होगा, जो वो, तो सबसे नजदीक कौन सा है? x/m के नजदीक कौन है? ए। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए के लिए होगा, फिर होगा बी के लिए, तब होगा सी के लिए। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए पहला तो ये हो गया। अब अगर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, या आप एरिया कर्व ड्रॉ कर लो, उससे आप बता सकते हो जिसमें कर्व ऑफ एरिया जो है ज्यादा होगा उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। या थीटा से चले जाओ तो सबसे ज्यादा लार्ज थीटा बनेगा T1 वाले में, ए वाले में सबसे ज्यादा लार्ज थीटा बनेगा, तब उसके बाद बी वाला, तब सी वाला। तो जिसमें स्लोप का वैल्यू ज्यादा, क्यों, कैसे? क्योंकि आप पढ़े हो x/m जो है डायरेक्टली p है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x/m बराबर kp। ये जस्ट लाइक हो जाएगा कि y और यहाँ m और ये x फॉर्म का है, ठीक है, मानते कर्वेचर। लेकिन आप बताओ ये k का वैल्यू जो है, आप बताओ किसके बराबर है? ये m के बराबर है। यानी कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो रिलेशन है वो आप बोल सकते हो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा। तो जिसके लिए थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, आप देखो उसके लिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा एक्सटेंट किस में दिखाई दे रहा है? ए वाले में, तब बी, तब सी। अगर ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का है, x/m है, तो x/m है तो टेम्परेचर क्या होता है? जिसका x/m ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो सबसे कम टेम्परेचर किसके लिए होगा? मतलब अगेन फिर से बोल रहे हैं, जिसका x/m ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो जिसका x/m कम होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो सबसे कम x/m है C का, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा C का, तब B का, तब A का। उस वजह से सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा T3, तब होगा T2, तब होगा T1। तो आपसे हो सकता है कि टेम्परेचर की बात कर ले तो टेम्परेचर का ये रिलेशन होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में आपने फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कर्व ड्रॉ किया था, वो कुछ ऐसा कर्व था कि प्रेशर के बीच का कर्व ऐसा होता है। अब एक से ज्यादा कर्व है, तो उसमें अगर हमें डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा आप किसके लिए कहोगे? जिसके लिए थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा थीटा किसमें है, या एरिया सबसे ज्यादा किसमें है? मान लो कि अगर दो है और हमें एरिया डिसाइड करना है, तो बताओ इसमें एक ये एरिया है और दूसरा कि हम इस वाले की बात कर रहे थे, इसमें ये एरिया है। जिसमें एरिया कर्व ज्यादा होगा उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एरिया किसमें मिलने वाला है? ए, तब बी, तब सी। और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर कम होगा। तो सबसे कम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आप देख के बताओ किसमें है? सी में है। ऐसा कब हो सकता है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। तो अगर आपसे टेम्परेचर का ऑर्डर बोल दे तो सबसे हाई टेम्परेचर क्या होगा? T3, तब T2, तब क्या होगा? T1 होगा। तो ये कर्व तो हम लोग का
फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए हुआ था कि हम लोग तीनों रिलेशन देख लिए। आप देख रहे हो कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। अब बात करेंगे हम लोग वो केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। अगर केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच का कर्व बोले तो कैसे ड्रॉ करना है, जरा ध्यान से जरा देखना। अगर बात की जा रही है केमिकल एडजॉर्प्शन की, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो कैसे सोचेंगे हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन को, तो उसको समझना है। आप देखो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में हो क्या है, पहले ये बताओ। पहला तो आप देख रहे हो कि x बाई एम, ठीक है ना, x बाई एम, और प्रेशर में इसमें भी रिलेशन डायरेक्टली है, भले ही ये मोनोलेयर बनाता है। लेकिन आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, बात ये इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली शुरू में क्या होता है कि यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है केमिकल एडजॉर्प्शन में, मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो आप शुरू में टेम्परेचर देते हो वो रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए चाहिए होते हैं। तो शुरू में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर, certain temperature means at a high temperature, हाई टेम्परेचर की बात करते हो तो हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटना स्टार्ट हो जाता है। शुरू में बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है इसका भी कारण आपने पढ़ा है कि कारण होता है रिएक्शन को इनिशिएट करना। लेकिन जैसे ही रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है और आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो लगातार, तो वो क्या होता है कि बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है, और उस वजह से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, घटना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ आपका प्यारा सा रिलेशन है। पहले तो ये बात को आप बैठाओ अच्छा से। ये हमारा कौन सा एडजॉर्प्शन के लिए है, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। पहला कि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर शुरू में बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। और उसके बाद अगर एट हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन सॉरी घटता है। ठीक है, शुरू में बढ़ रहा है और टेम्परेचर हाई करोगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, घटता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़ा के रखिएगा। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से ड्रॉ करके बताते हैं तो आपको क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात की अगर हम बात कर रहे हैं ग्राफ का, आप देखो मैंने क्या किया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। अब शुरू में क्या है कि एक्चुअली है क्या कि हमने एक से ज्यादा कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं कि इसके लिए जो टेम्परेचर है वो आपको T3 है सपोज, और यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T1 है। अब मैंने बोला कि आप बताओ क्या होना चाहिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। जब तक बाबू याद रखना कि क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर मेंशन ना हो, तो ये किसके लिए कर्व देख रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए देख रहे हो, ठीक है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन में जब तक हाई टेम्परेचर नो वर्ड यूज करे तब तक आप बोलना कि अगर x बाई एम का वैल्यू बढ़ रहा है तो वैसी स्थिति में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये किसके लिए, अगेन फिर से बोल रहे हैं किसके लिए ये वर्ड है, जल्दी से बताओ। ये वर्ड उसके लिए है यदि आपको केमिकल एडजॉर्प्शन की बात की जा रही है। और दूसरा कि टेम्परेचर मेंशन नहीं है, हाई टेम्परेचर बोला नहीं जा रहा है। जब तक हाई टेम्परेचर नहीं बोला जा रहा है तब तक आपको बोलना है कि जिसके लिए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि आपको शुरू में तो वैसे भी टेम्परेचर देना होता है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो आप बताओ सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x बाई एम का वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगा। अगर मान लो मैंने फिर से इसे ए बी सी कहा तो आप सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलोगे कि ए के लिए होगा, फिर बी के लिए होगा, फिर सी के लिए। और आप जैसा कि देखे हो कि x बाई एम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर का ऑर्डर क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा T3, तब T2, तब T1। मतलब जो ऑर्डर हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का होगा
वही हमारा टेम्परेचर का होगा, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा ए वाले, तब बी, तब सी, और ए वाला का टेम्परेचर T3, बी वाला का T2 और सी वाला का T1 होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल में अंतर है। अंतर ये है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में आप क्या बोल रहे थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में आपने बोला कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घट जाता है, ठीक है। वहां पे केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में लोचा क्या है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है, ये बात को बैठा लीजिएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है इसमें, केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में। लेकिन मान लो अगर सपोज करो कि मैंने एक ऐसा छोटा सा टर्म्स दिया है आपको, मैंने बोला कि एट अ हाई टेम्परेचर, एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। ये कर्व दे दिए हैं हम, x बाई एम, और यहां पे मैंने बोला प्रेशर है, कर्व इस तरह से है आपका, ठीक है। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ये टेम्परेचर आप मेंशन कर लो, ये टेम्परेचर आपका T3 है, ये T2 है, ये T1 है। तो बहु एक काफी इंपॉर्टेंट बात ये आता है, नोट का पॉइंट है कि देखो यार, जब तक मॉडरेट टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वर्ड यूज नहीं कर रहा है, तब तक याद रखना कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। लेकिन एट अ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है फिजिकल और केमिकल का सेम होता है, जो ऐसा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वैसा ही केमिकल एडजॉर्प्शन भी होता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन सेम होता है, ठीक है ना, शॉर्टली लिख दिए CHE, केमिकल एडजॉर्प्शन है, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा वो केमिकल। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा जरा ध्यान से देखना, हाई टेम्परेचर की बात करते हो तो x बाई एम का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ उल्टा हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है, रिवर्स हो जाएगा। मतलब जिसके लिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है उसके लिए टेम्परेचर कम होगा। तो आप हमें खुद बता दो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसका होगा। एक्स बाई एम का वैल्यू सबसे ज्यादा, अगर हम इसे 1 कहें, इसे 2 कहें और इसे 3 कह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1, 2, 3 का होगा। और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बढ़ने से टेम्परेचर घटता है, तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 का है तो 1 का टेम्परेचर कम होगा। सबसे कम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 3 का है तो 3 वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो बताओ टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा, टेम्परेचर का ऑर्डर होगा T1, तब होगा T2, तब होगा T3 होगा। तो ये टेम्परेचर का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले ये तो आपको बात समझ में आ गया होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, केमिकल क्या है। अगेन फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखो वो दो टर्म था, एक था एडजॉर्प्शन, दूसरा था एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब ही था कि किसी भी पार्टिकल का सरफेस पे आके जमा होना, सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल का सरफेस पे आके जमा होना ही एडजॉर्प्शन कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल जो है आपको बल्क तक जा रहा है तो वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। और एक आता है सॉर्प्शन, जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों हो उसे सॉर्प्शन कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एब्जॉर्प्शन के लिए टर्म्स कंडीशन क्या होता है। आपने देखा था कि यदि हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन में आपका दो तरह का एब्जॉर्प्शन था, पहला था फिजिकल, दूसरा केमिकल। उससे पहले मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर बताया, सरफेस एरिया पे एडजॉर्बेंट के नेचर, एडजॉर्बेंट के नेचर। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि किसो अगर एडजॉर्प्शन की बात करते हो तो ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, इसका एंट्रोपी चेंज निगेटिव होता है, इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होता है, इसमें सारा का सारा फैक्टर निगेटिव है, ठीक है ना। दो तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया है कि वैसा एब्जॉर्प्शन जिसमें मल्टी लेयर बनता है उसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में
जो फोर्स लगता है वो वीक वंडरवाल फोर्स लगता है, ये मल्टी लेयर फॉर्म करता है, नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। फिर मैंने बताया है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इस केस में प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ते जाता है। जबकि आप बात करते हो केमिकल एडजॉर्प्शन में, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। दूसरी बात की कि सो आप इसमें क्या बोलते हो कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के बढ़ने से बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, आप देखिए हो शुरू में बढ़ता है, अब बाद में जो है घटना स्टार्ट होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जैसे ही लेके जाते हो तो फिर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। वो ये सारा फैक्टर है, आगे की ओर बात करेंगे हम लोग। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स पे आ रहे हैं, तो आप देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो हम लोग का बात होगा वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात कर रहे हैं। आइसोथर्म का मतलब ही हो गया, आइसो मतलब सेम और थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करने वाले हैं। टेम्परेचर को क्या रख के, कांस्टेंट रखते हुए बात करेंगे हम लोग। जरा ध्यान से सुनना बाबू, इसमें दो तरह का आइसोथर्म होता है, एक फ्रेनलिच का होता है, दूसरा लैंगम्यूर आइसोथर्म होता है। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। पहला है फ्रेनलिच आइसोथर्म है, फ्रेनलिच आइसोथर्म है। ध्यान से सुनना ये बाबू, सबसे पहला बात तो कि हम आपको समझा दें, ये वाला थर्म जो है आपको ये लगाना है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। किसके, कौन सा एडजॉर्प्शन के लिए, फिजिकल। इट इज एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये वाला जो कर्व है, ये मतलब ये आइसोथर्म किस पे लगेगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन पे लगाना है आपको, सबसे पहला बात तो ये। और फिजिकल एडजॉर्प्शन के मोनो लेयर पे लगता है ये लगाया गया था, ये साइंटिस्ट किस पे लगाए थे, मोनो लेयर पे। अब आप हमसे यहाँ पे बात को अराइज कर दोगे कि सर आप गजब बात कर रहे हो, मोनो लेयर बोल रहे हो, आपको नहीं पता कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्म होता है। तो बाबू आपको बता दे, बनता तो मल्टी लेयर है, लेकिन इन्होंने क्या, एक स्पेसिफिक लेयर पे इस थर्म को अप्लाई किया था। बनता मल्टी लेयर है नो डाउट, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जो बहुत सारा लेयर है उस पे एक लेयर पे इस कॉन्सेप्ट को लगा के बताया था। इन्होंने क्या बताया कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, एक्स बाई एम जो है, वो डायरेक्टली होगा पी का पावर 1/n के। इन्होंने कहा कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली होगा p का पावर 1/n, यानी x बाई एम प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो k p का पावर 1/n हो गया। अब बाबू जरा ध्यान से देखना, ये n जो है ये एक्सपेरिमेंट से आपको ऑब्जर्व किया हुआ वैल्यू है। अब वो कैसे, सो देखना, गौर करना। सबसे पहला कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा। ये एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट जो आया वो क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहता है, रिजल्ट आपको यहाँ पे कुछ बैठाना है आपको, वो क्या है कि n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट आता है, वो पॉइंट पहले समझिए। अगर 1/n का वैल्यू आपको 0 के बराबर आ जा रहा है, 1/n का वैल्यू 0 के बराबर आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपका हाई प्रेशर होगा। मतलब आप क्या लिखोगे पहले ये बताओ, आप ऐसे ना लिखोगे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1/n की जगह कितना बैठा दोगे, 0 बैठा दोगे। और जैसे 1/n का वैल्यू 0 लेते हो भाई, तो ये आपका हाई प्रेशर होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ फिजिकल एडजॉर्प्शन में हाई प्रेशर के लिए 1/n का वैल्यू कितना लेना होता है,
तो आपको बोलना है कि क्या लेना होगा, जल्दी से बताओ, जीरो लेना होगा। 1/n का वैल्यू जैसे जीरो लेते हैं तो वो चीज हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर पे आप देख रहे हो कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस क्योंकि सो आप देखो पावर जीरो है, मतलब कांस्टेंट हो गया है। इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ओवर प्रेशर। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ओवर प्रेशर। अगर हम लोग 1/n बराबर जीरो कब यूज करेंगे, फिर बार बार बोला मैंने, याद रखिएगा ये आपको तब यूज करना है जब प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। जैसे ही आपसे बोला 1/n का वैल्यू जीरो है, फ्रेंडली आइसोथर्म लगा रहा है, तो उसका मतलब है कि आपको बोलना है कि हाई प्रेशर है। ठीक है, लैंगम्यूर में भी ये बात आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो जो जो टर्म बताए उसको समझिए। तो इंडिपेंडेंट ओवर प्रेशर क्यों, क्योंकि प्रेशर पर जीरो हो गया, यानी ये वैल्यू ही कांस्टेंट हो गया। पी का पावर जीरो मतलब वन, वन एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अब प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, हाई प्रेशर जाते वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ओवर प्रेशर। ठीक है, अगला टर्म आता है, अगला टर्म क्या आता है कि सो ये तो हो गया कि 1/n का वैल्यू जीरो लिया मैंने, और आपको क्या याद रखना है कि इसको हम लोग 1/n बराबर जीरो ले रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा कंडीशन होगा, हाई प्रेशर। और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि अगर हाई प्रेशर के लिए 1/n का वैल्यू कितना लेना है, आपको जीरो लेना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगला टर्म्स है कि अगर हम n की जगह 1 वैल्यू बैठाएं, भाई मेरे अगर n की जगह 1 बैठाते हो तो वैसी स्थिति में क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p का पावर 1। अगर n का वैल्यू 1 बैठाते हो तो ये कंडीशन होता है लो प्रेशर का। ये लो प्रेशर के लिए होता है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको बोलना है कि डायरेक्टली होगा किसके, p का पावर 1 के। और अगला आता है मॉडरेट प्रेशर के लिए। मॉडरेट प्रेशर के लिए आता है, तो मॉडरेट प्रेशर के लिए आपको क्या कहना है, मॉडरेट प्रेशर के लिए आपको कहना है कि x/m का जो है रिलेशन डायरेक्टली होगा p का पावर 1/n के। आप सिंपल सी बात है, दो प्रेशर तो डिफाइन कर ही लिए यार। एक तो हाई प्रेशर पे आपने क्या किया, 1/n का वैल्यू जीरो दे दिया, और लो प्रेशर पे आपने क्या किया कि n का वैल्यू आपने कितना ले लिया है, 1 ले लिया है। तो इसके बीच में जो भी आ रहा है वो मॉडरेट है, तो मॉडरेट के लिए सीधे रिलेशन हम लोग क्या लगाने वाले हैं, जल्दी से बताओ। मॉडरेट प्रेशर के लिए हमारा रिलेशन होगा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1/m। अब क्या करते हैं, ये कांस्टेंट को हटाने वाले हैं, तो x/m बराबर k p का पावर 1/n। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग x/m बराबर लॉग k p का पावर 1/n। लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। हमने क्या किया कि अब इसको लॉग के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो, एक था n का वैल्यू 1/n का वैल्यू जीरो, दूसरा है n का वैल्यू 1, और ये वाला हम लोग तब ले रहे हैं जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये हमारा किसका कंडीशन होगा, मॉडरेट प्रेशर का होगा। अब बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लॉग x/m बराबर लॉग a इंटू बी को लिख सकते हैं लॉग k प्लस लॉग p का पावर 1/n। अब यहीं से अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लॉग k, पावर टर्म को बाहर भेज दे रहे हैं तो 1/n लॉग p लिख सकते क्या, और यहाँ से आपका आ गया लॉग x/m। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए कर्व आ गया। बताओ, ये हो गया y, ये हो गया c, ये हो गया m, ये हो गया x। y बराबर mx c टाइप का कर्व है। अब चलिए y बराबर mx c टाइप का कर्व है, तो कैसे इसे ड्रॉ करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। ड्रॉ करने का तरीका है नॉर्मल सा, कि यहाँ पे आप ले लो लॉग p ले लो, यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉग x/m का यूज करना है। दूसरी बात कि यहाँ से आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखना है, ये y एक्सिस है, ये आपका x है। अब बताओ, इंटरसेप्ट है log k, इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया हमारा log k, और स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब हो गया इंक्रीजिंग नेचर का है, तो ये हो गया हमारा थीटा, और यही tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा
आपका tan थीटा जो स्लोप के बराबर है, स्लोप आपका 1/n। बाबू इससे डायरेक्ट कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, ढेरों बार आ चुका है। याद रखिएगा कि अगर आपसे फ्रैनलिच आइसोथर्म में tan थीटा यानी कि स्लोप का वैल्यू बोल देगा तो आपको बनना 1/n। लॉग का कर्व कैसे होता है, वो मॉडरेट प्रेशर के लिए याद रखना है कि मॉडरेट प्रेशर के लिए आपको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच का कर्व ऐसे बनाना है, एन का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 होगा और क्या होगा, ये सारा टर्म्स है आपका 1/n। अगेन जल्दी से आप बताओ फ्रैनलिच आइसोथर्म में क्या क्या पता चला। 1/n का वैल्यू 0 किसके लिए लगाना है, हाई प्रेशर के लिए, एचपी के लिए। 1/n मतलब कि n का वैल्यू आपको 1 किसके लिए रखना है, एलपी के लिए। और n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 किसके लिए रखना है, मॉडरेट वाले के लिए, एमपी के लिए। मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। और मॉडरेट प्रेशर के लिए मैंने आपको क्लियर कट बता दिया रिलेशन क्या है, रिलेशन x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1/n होगा। चलिए तो ध्यान देना है। अगला जो टर्म आता है बाबू, तो जो मैंने आपको बताया कि आइसोथर्म्स के बारे में देख रहे हैं हम लोग, तो वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में पहला था आपका फ्रैनलिच का, दूसरा था लैंगम्यूर आइसोथर्म है। दो आइसोथर्म आपको एकदम अच्छे तरीका से बैठा लेना है, दो आइसोथर्म को अच्छे तरीका से बैठा लेना है। एक था फ्रैनलिच आइसोथर्म, दूसरा था लैंगम्यूर आइसोथर्म था। अब अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लैंगम्यूर आइसोथर्म। लैंगम्यूर आइसोथर्म है। चलिए बात करते हैं लैंगम्यूर आइसोथर्म का। पहला तो ये बैठा के रखिएगा कि ये आइसोथर्म आपको लागू होता है केमिकल एडजॉर्प्शन पे, जबकि फ्रैनलिच का आइसोथर्म लागू होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। ध्यान से देखिएगा। पहला बात कि हम क्या बोलने वाले हैं कि दिस आइसोथर्म is applicable for chemical adsorption। कौन सा एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। अब तो यहाँ पे क्लियर कट है, वो फिजिकल के लिए था, भले ही एक सिंगल लेयर पे लगाया गया था, चेक किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर के लिए ही लागू होगा, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में कैसा लेयर बनता है, मोनो लेयर बनता है। तो ये किसके लिए लागू होगा, मोनो लेयर के लिए लागू होगा। ठीक है। अब मेरे कहने का सेंस ये है ना कि आप जैसे कि मान लो इस तरह से बैठा दो और यहाँ पे आप पार्टिकल ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है। देखो भाई ये सिंगल लेयर है। अगला अगर आप चाह भी रहे हो कि सर जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपका सपोज करो कि ये कंप्लीट एक लेयर तैयार कर लो। पहले तो ये सरफेस फेनोमेना है, दिखाई दे रहा है ना, सरफेस के ऊपर जाके जमा हो रहा है, क्या कहोगे इसे, एडजॉर्प्शन कहोगे। बल्क में जाके जमा होता क्या कहते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये हमारा एडजॉर्प्शन है। अब जैसे कि मान लो कि हमको सपोज करो कि एक पार्टिकल यहाँ पे लाना है, क्या लाना है, तो क्या ये आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, कारण बताओ। क्योंकि आप जैसा कि जान रहे हो कि ये मोनोलेयर बनाता है, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन नहीं करता है। पहला बात तो याद रखना है कि लैंगम्यूर का आइसोथर्म लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, आपको केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। फ्रैनलिच का आइसोथर्म किसके लिए लागू होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए लागू होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, किसी भी पार्टिकल का सरफेस पे आके जमा होना ही क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। अब एक काम करो आप, जैसे कि ये पार्टिकल तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें 1/1 बात करते हैं। अगर मान लो कि हमको एडजॉर्प्शन करवाना है तो ऐसा कब होगा, तो फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन में मोनोलेयर बनेगा, ये बात तो तय है। तो ये पार्टिकल तब आएगा जब अगर मान लो कि आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि एक सरफेस है, उस सरफेस पे टोटल 100 पार्टिकल है और वो मोनोलेयर बना दिया है 100 से, तो 100 से ज्यादा तो वो होगा नहीं। तो अगर हमें
केमिकल एडजॉर्प्शन को मेंटेन करना है, अगला पार्टिकल को आना है, तो वो आएगा कब? जब यहां से जितना जाएगा उतना आएगा, क्योंकि अगर 100 है तो एक्स्ट्रा पार्टिकल तो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 100 पार्टिकल से मान लो कि अगर मोनोलेयर बन रहा है तो 100 ही को होल्ड करेगा। तो अगर ये ऐसा तभी हो सकता है जब यहां से जाए डिसॉर्प्शन हो और एब्जॉर्प्शन हो, मतलब कि मोनोलेयर बनेगा, ये बात तो तय है, लेकिन मोनोलेयर तब होल्ड होगा जब जितना पार्टिकल था उतना फिक्स्ड रहे। और ऐसा तब होगा जब आप बताओ अगर हम चाह रहे हैं कि अगला पार्टिकल आए, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब यहां से पार्टिकल जाएगा। तो यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं, समझिए जरा। आप ऐसा करो कि आप एज्यूम कर लो ना, आप मान लो कि किस हो, जैसे कि ऐसा आने और जाने का काम, अगर मान लो कि हमको नया पार्टिकल लाना है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब डिसऑर्प्शन होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि फिजिकल ये केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो बराबर होगा रेट ऑफ डिसऑर्प्शन के, जितना डिसऑर्प्शन होगा उतना ही एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन ये बनाएगा हर में मोनोलेयर ही। ठीक है, इसका मतलब बताओ यहां से क्या आपको दिखाई दिया? यहां से ये दिखाई दिया कि जितना एडजॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिसऑर्प्शन, मतलब कि शुरू में अगर 100 पार्टिकल था, 10 हटा तो आएगा भी। अच्छा एक बात आप हमको समझाना जरा ध्यान से, हमको मोनो, पहले बताओ कैसा लेयर बनाना है? मोनो लेयर बनाना है। अगर मान के चलो कि मोनो लेयर हमको बन रहा है 100 पार्टिकल के एडजॉर्प्शन से हो रहा है, तो अब बताओ कि ये 100 पार्टिकल तो फिक्स हो गया, इससे तो वो चेंज नहीं हो सकता। अब बताओ कि हम यहाँ से अगर अगला बाहर से गैस एडजॉर्ब करवाना चाह रहे हैं, तो 10 को रिमूव किए तो आएगा भी कितना? 10। तो बताओ 10 जा रहा है 10 आ रहा है, क्या पार्टिकल में कोई चेंजिंग हुआ? नहीं। नहीं हुआ तो एडजॉर्बेट जितना था उतना ही रहा, 10 गया तो 10 आया, मतलब एडजॉर्बेट सेम है। जितना एडजॉर्प्शन हो रहा है उतना डिसऑर्प्शन, मतलब जितना एडजॉर्बेट जा रहा है उतना ही एडजॉर्बेट आ भी रहा है। इसका मतलब कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? केमिकल एडजॉर्प्शन में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बाबू यही कांस्टेंट का वैल्यू निकाला गया तो पाया गया कि ये कांस्टेंट जो होता है वो होता है बराबर एपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीपी के बराबर होता है। एपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीपी के बराबर होता है। आपके सिलेबस में ये कैलकुलेशन पढ़ना ही नहीं है, बस इतना दिमाग में रखो कि कांस्टेंट का वैल्यू कितने के बराबर है? एपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीपी, जहां बाबू ए एंड बी जो है आपका वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखना यार, ये दोनों को हमने 1 और 2 माना, अब ये भी कांस्टेंट ये भी, तो दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो वैल्यू आ गया, फॉर्मूला आ गया, वो आया एपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीपी। तो ये हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया, किसके लिए? केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए तैयार हो गया। अब आइए इस पे हम लोग एक एक कर करके बात करेंगे, लो प्रेशर हाई प्रेशर सारे पे बात करने वाले हैं, तो वन बाय वन। लैंगम्यूर का तो आइसोथर्म समझ में आ गया होगा। लैंगम्यूर का क्या था जल्दी से बताओ? एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का पावर 1/n। मैंने आपको बताया था 1/n का वैल्यू अगर आप जीरो लेते हो तो वो हाई प्रेशर होता है, एन का वैल्यू 1 ले लेते हो तो लो प्रेशर होता है, और मॉडरेट के लिए आप सीधे ये लगा दो। और यहाँ पे देखो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या आ गया? एक्स बाई एम बराबर ए पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी पी। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, गौर कीजिएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रेशर में 3 तरह से हो सकता है, लो हाई मॉडरेट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने माना पहला टर्म्स कि एट लो प्रेशर पे बात कर रहे हैं, प्रेशर का वैल्यू लो है। अगर प्रेशर का वैल्यू लो है तो आप कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कि 1 प्लस बीपी, प्रेशर अगर लो है तो 1 प्लस बीपी, ये पी का वैल्यू अगर लो होगा तो कोई भी छोटा वैल्यू को जोड़ोगे, कोई काफी छोटा वैल्यू है तो वो क्या हो जाता है? इग्नोर हो जाता है। तो 1 प्लस बीपी का वैल्यू अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि पी का वैल्यू अगर लो होगा तो वैसी स्थिति में बीपी जो है ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगा। ये वैल्यू को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। काफी छोटा वैल्यू होगा, छोटा वैल्यू की वजह से इग्नोर, तो बच जाएगा 1। अब 1 हो जाएगा तो आप हमें बताओ कि x बाई एम
बराबर ए पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी पी है। अगर ऐसा है तो आप क्लियर कट बताओ कि क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देख के बताना कि आपको एक चीज तो दिखाई देगा कि नीचे वाला टर्म जो है ये तो आपका काफी कम था, तो आपने इसे कितने के बराबर ले लिया, 1 के बराबर। तो x बाई एम का वैल्यू AP के बराबर होगा, मतलब x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। तो पहला तो ये समझ में आया कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लो प्रेशर में डायरेक्टली टू प्रेशर होगा, मतलब शुरू में प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, मोल्स बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे जाके एडजॉर्ब होगा, और वो एडजॉर्ब तब तक होगा जब तक मोनोलेयर बनेगा। जैसे ही मोनोलेयर फॉर्म हो जाएगा, तो आप पढ़े हो केमिकल एडजॉर्प्शन में मोनोलेयर बनता है, मल्टीलेयर नहीं बनता है। तो आप जरा गौर करो, प्रेशर बढ़ा है, मोल्स बढ़ा, एडजॉर्बेट बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, ये तब तक होगा जब तक मोनोलेयर होगा। जैसे सिंगल लेयर कंप्लीट हो जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली स्टॉप्ड हो जाएगा। अगला जो होता है, ये तो आपने देखा कब का कंडीशन था, ये था हमारा कंडीशन लो प्रेशर पे। अगला हमारा जो कंडीशन होगा वो होगा एट अ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की बात करते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम हाई प्रेशर की बात करते हैं तो आप बताओ हाई प्रेशर पे क्या कहोगे, 1 प्लस बीपी का वैल्यू है। अब बताओ अगर प्रेशर हाई है, मतलब ये वाला वैल्यू जो है हाई है, ध्यान से समझना, ये वाला वैल्यू हमारा क्या है, हाई है। तो ये हाई है इन द सेंस कि ये वाला वैल्यू क्या है, लो है। लो है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये लो वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, बीपी के बराबर लिखेंगे। अब बताओ ऐसी स्थिति में एक्स बाई एम बराबर आप पढ़े हो ए पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी पी। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स बाई एम बराबर ए पी और डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी पी किसके बराबर है, बी पी के बराबर है। आप देख रहे हो यहाँ से कि प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ एक्स बाई एम का वैल्यू डायरेक्ट बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए बाई बी के बराबर होगा। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ए क्या है, कांस्टेंट है, बी क्या है, कांस्टेंट है। कॉमन सेंस लेवल। अगर प्रेशर हाई है तो आप पढ़े होगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से आपने देखा है कि किस प्रेशर और मोल्स में रिलेशन डायरेक्टली होता है। तो प्रेशर हाई है तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, मतलब गैस ज्यादा होगा, एब्जॉर्बेंट ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो प्रेशर हाई है, तो पहले तो प्रेशर के इफेक्ट से क्या होगा, पहले तो लो प्रेशर पे क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ाते गए होते गए। अगर हाई प्रेशर है तो एक बात बताओ, जब मोनोलेयर बन जाएगा तो तुम कितना भी चाहोगे क्या एक्स्ट्रा लेयर बन पाएगा क्या, नहीं। तो हाई प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट ओवर प्रेशर हो जाता है, प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता। कारण होता है इसका सिंपल सा कि जैसे ही आप लो या मॉडरेट तक तो काम चलता है कि भाई एक लेयर बन गया। हाई प्रेशर का मतलब हो गया कि लो प्रेशर पे तो आपको मोनोलेयर बन गया, हाई प्रेशर जब दे रहे हो तो अब एक्स्ट्रा पार्ट के लिए तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का सेंस कि x बाई एम का वैल्यू a बाई बी, मतलब ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जरा गौर से बताना कि ऐसा है, इसका मतलब क्या समझ में आता है, क्या कंक्लूजन है कि इंडिपेंडेंट ओवर प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर पे ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ओवर हाई प्रेशर। बात समझ में आया होगा। अब इसी को अगर हम लोग कर्व के बेसिस पे बात करें तो आपके सामने है, कर्व में कैसे सोचोगे बताओ, एक्स बाई एम है, आप प्रेशर के बीच का कर्व है। पहले तो बताओ शुरू में क्या हो रहा है, एक्स बाई एम के बीच का कर्व बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन शुरू में बढ़ रहा है लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे जाते जाते ये वाला ऐसा हो जा रहा है। मतलब ये क्या है कि कुछ इस तरह का कर्व हो गया कि एक्स बाई एम का रिलेशन डायरेक्टली पी के हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो गया, तो पी का पावर जीरो हो गया। पी का पावर जीरो का मतलब हो गया कि ए बाई बी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गया। तो बाबू ये था आपका दो कर्व था जो आइसोथर्म दोनों आपको बैठाना है। पहला था फ्रेंडलिच का, दूसरा था लैंगम्यूर का। फ्रेंडलिच आइसोथर्म किसके लिए था, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, और अगला किसके लिए था, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए था। ठीक है, और फिर हम लोग अगले क्लास आगे बात करेंगे।